4 साल से सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लंबित है। आज सुनवाई होनी है आइटम नंबर 44 मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने। हमारे साथ इस मामले में सबसे पहली याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में आई थी, उस मामले में वकील विष्णु शंकर जैन हैं। विष्णु शंकर जैन को मैं भगवान का वकील बोलता हूँ। संभल में भी हैं, अयोध्या में भी थे, धार में भी हैं। देश में जितने इस तरह के मामले हैं सब में विष्णु शंकर जैन हैं। तो विष्णु शंकर जैन से मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आज जो सुनवाई होनी है, ये तो सब जानते हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिकाएं दायर हुई थी। क्या आप लोगों के तर्क क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दो इंटरप्रिटेशन दिए जाते हैं। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन है जो जमियत उलमा हिंद दे रहा है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का रिलीजियस कैरेक्टर है वो वैसे ही रहे और उसके लिए आप कोर्ट में, न्यायालय में याचिका प्रविष्ट नहीं कर सकते हैं और राम मंदिर के बाद इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जाए। ये इंटरप्रिटेशन एक मोटे तौर पे दिया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि ये इंटरप्रिटेशन अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसका कारण ये है कि लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप एल चंद्र कुमार का जजमेंट पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस बेंच का, उन्होंने भी यही बात होल्ड की है कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाबा साहब अम्बेडकर से भी जब बात की गई थी तो उनसे पूछा गया था कि आप इस देश में संविधान की आत्मा को क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा था लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार इस संविधान की आत्मा है। तो अगर कोई हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है तो उसको सड़कों पे तो नहीं रेमेडी किया जा सकता है, उसको सिर्फ आप फैक्ट और फिगर और तर्कों के आधार पे कोर्ट में रेमेडी कर सकते हो, कोर्ट में अपनी याचिका प्रविष्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कानून बनाया जाए कि इस देश के नागरिक कोर्ट ही नहीं जा सकते हैं, तो ये पहली बात तो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, ये जुडिशियल रिव्यू की पावर लेता है। आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25 इन सारे आर्टिकल्स का वायलेशन करता है और इसी आधार पे, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के आधार पे हमने इसको चैलेंज किया है। साथ ही साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ डेट है, ये अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को तो हमें आज़ादी मिली थी। उसके बाद हमें अपने फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करने थे। फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने से पहले ही हमारा गला घोट दिया गया। इससे ज़्यादा असंवैधानिक क्या हो सकता है? अगर कट ऑफ डेट होनी है तो सन 712 की होनी चाहिए, जब मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ था, कि 712 के बाद जो जिस जगह की धार्मिक स्थिति वैसी रहेगी। क्योंकि मंदिर किसने तोड़े ये बात इतिहास बताता है और इतिहास को प्रूव करने का अधिकार सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोगों को है। तो वही काम हम लोग कोर्ट के माध्यम से कर रहे हैं। तो अगर ये कोई बात कहे कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, तो मुझे लगता है असंवैधानिक है। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। ये असंवैधानिक है, इस्लामिक लॉ के भी खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम में भी जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं वो यही बात कहते हैं कि इस्लाम किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं देता है। तो हम यहाँ पे उन्हीं तरह के केसेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है या उसको कन्वर्ट करके बनाया गया है। और अगर ऐसा किया गया तो ये अन इस्लामिक है और सनातन शास्त्रिक नियम का भी वायलेशन है, क्योंकि हिंदू लॉ भी यही कहता है कि अगर किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। तो इसलिए अपने मंदिरों को रेस्टोर करें। जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र है, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो भोजशाला हो, चाहे वो संभल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, और भी बहुत सारे मंदिर आज ऐसे और कितने मंदिर हैं? देखिए सर, मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई है, मैं एक लॉयर हूँ। तो जहाँ जहाँ प्रूफ और प्रमाण मिल रहे हैं वहाँ पे जो लोकल लोग हैं और वो अप्रोच कर रहे हैं तो उनके आधार पे केसेस फाइल किए जा रहे हैं। कोई लिस्ट तो आदमी बना नहीं सकता है। यहाँ पे तो बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है और रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि हाँ, यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल था, उसके क्या प्रूफ्स हैं, क्या प्रमाण हैं, कैसे कन्वर्ट किया गया, आज मौका क्या बोल रहा है, स्पॉट क्या बोल रहा है। इन सारे बैकग्राउंड के आधार पे याचिका की एक डेवलपमेंट होता है। मैं स्पेसिफिकली संभल की बात करूँ, यहाँ के बारे में दलील दी जा रही है मस्जिद पक्ष की तरफ से कि ASI संरक्षित इमारतों पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। ये क्या है इसके बारे में? देखिए, सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 में मेंशन है कि जो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तो जो संभल का तथाकथित मस्जिद है, ये ऑलरेडी ASI ने 1920 में नोटिफाई कर दिया था और अभी हाल ही में ASI का एफिडेविट भी आ चुका है जिसमें ASI ने कहा है कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है क्योंकि ASI संरक्षित स्मारक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो संभल में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गूमेंट लिया जा रहा है, ये दैट फॉल्स टू द ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे तो लागू ही नहीं होता है। नहीं, अब एक उसी में एक बात आती है, वो ये भी कहते हैं कि जो एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट, एंट्रीमेंट्स एक्ट 1958 है, उससे वो प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल,
तो उसी में तो मैं और उसमें भी ये कहा गया है कि अगर किसी धार्मिक जगह है उसका धार्मिक चरित्र नहीं बदला जा बिल्कुल, और एएसआई ये कह रही है कि आप धार्मिक चरित्र बदल रहे हैं। एएसआई ने यही एफिडेविट फाइल किया है कि हमारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप हमको ही अंदर नहीं जाने दे रहे और आप वहाँ पे बराबर चेंजेस कर रहे हैं। तो मैंने यही मांग की है संभल के केस में कि उसको एएसआई को वापस दिया जाए। एएसआई क्यों नहीं जा पा रहा है अंदर? ये क्या कारण है कि एएसआई के अधिकारी वहाँ पे अंदर नहीं जा पा रहे और उनको ही रोक दिया गया? ये क्या विडंबना है? ये क्या एक जिसे कह सकते हैं कंपल्शन है? और ये कौन सा कानून है कि अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आप एएसआई को कब्जा नहीं दे रहे हैं? एएसआई हैज टू टेक पोजीशन ऑफ दैट एरिया और उसके बाद एएसआई डिसाइड करेगा रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। रिलीजियस कैरेक्टर डिसाइड करने के बाद एएसआई उसको एक्सेस देगा जो उसके रिलीजियस कैरेक्टर के अनुरूप काम करेगा। यही बात हम भी कह रहे हैं, पर आप पहले उनको दीजिए तो एएसआई को। अच्छा, एक बात और एक बात और, इस सर्वे से ये साबित हो गया है संभल के कि एएसआई वहां पे कब्जे में नहीं है। एक बात और, सरकार को नोटिस जारी हुए 4 साल हो गए, जवाब आया क्या? नहीं, अभी तक केंद्र सरकार का इसमें जवाब नहीं आया है और केंद्र सरकार ने जवाब क्यों नहीं दाखिल किया इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं इसमें याचिकाकर्ता हूं और मेरा रोल यही है कि हमारा जो एक्ट की वैलिडिटी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उस पर हम अपनी बात कोर्ट में रखेंगे। थैंक यू। तो विष्णु की बात आपने सुन ली, हिंदू पक्ष की बात समझ लिया आपने, वो दलीलें भी आपने सुन ली। मुस्लिम पक्ष से, मस्जिद पक्ष से कोई मिलेगा उनसे भी बात करेंगे, उनके दलीलों को भी समझेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ये सुनवाई, इसी सुनवाई से, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से तय होगा कि देश में मंदिर मस्जिद जैसे मसलों पर विराम लगेगी या मामला यूं ही चलता रहेगा। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।